अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। नया दिन, एक खुशगवार दिन का आज़म लिए ताज़ा एहसास नई तमन्नाओं के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फैसल करीम और मेरे साथ है महक असलम। महक, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं और खैरियत से? सबसे पहले तो शो में ज़रा मौसम की बात कर लेते हैं ना, क्योंकि अभी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी तो आप कह रही थी कि मैं ढूंढ ढूंढ के आ रही थी, टॉर्च मार मार के आ रही थी, इतनी धुंध हुई थी लाहौर में। कराची में भी आप सुबह निकले तो है सर्दी, वही है। तो फिर बताएं ज़रा लाहौर में क्या सिचुएशन है, पंजाब में क्या सूरत हाल है मौसम की? वालेकुम अस्सलाम फैसल, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है और ठंड से ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोग है। अब ये स्मोक है, फोग है, इसको हम क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आप जितनी मर्जी घरों से जल्दी निकले आपको फोग का सामना है। इतनी धुंध है कि समझ नहीं आ रहा कि आगे गाड़ी है या नहीं है। और ये भी सुबह का आगाज़ था, 9-10 बजे के करीब ही झटना शुरू हो जाएगी। बट अगेन बहुत ज़्यादा सिचुएशन इसलिए ख़राब है क्योंकि सड़कों पे एक तो एक स्कूल जाने का टाइम होता है, ऑफिस जाने का टाइम होता है, गाड़ियों का रश बहुत ज़्यादा है। सो मैं तो यही कहूँगी कि एहतियात करें, बिला ज़रूरत इस टाइम घर से बाहर ना निकलें। और कल लाहौर में बहुत ठंड थी, आज भी ठंड होगी। और अभी मैं यही पढ़ भी रही थी कि आज से ऑनवर्ड्स संडे तक लाहौर में शदीद सर्दी होने वाली है। और कल जब हम बात कर रहे थे तब यही था कि अब कराची में भी कुछ दिन के लिए ठंड हो जाएगी, लेकिन बारिश कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। ज़रा हम मईशत की बात कर लें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में एक बार फिर इजाफा किया है। तो नई मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान में शरह सूद में 1% यानी 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया गया, जिसके बाद शरह सूद 8.75 से बढ़कर 9.75% हो गई है। अब स्टेट बैंक का यह कहना है कि फैसले का मकसद महंगाई को काबू करना और ग्रोथ रेट को, नमू को पायदार बनाना है। अलबत्ता महंगाई और तिजारती खसारा मजीद बढ़ा है, जिस पर स्टेट बैंक का यह कहना है कि तिजारती खसारा बढ़ने का सबब आलमी बुलंद अजनास की कीमतें और मकामी माशी नमू। इस सब पे ज़रा हम बात करते हैं क्योंकि बड़ा ज़रूरी हो गया है ये चीज़ अब देखना कि किस तरीके से हम आगे चल के अपने करंट अकाउंट डेफिसिट की फाइनेंसिंग करेंगे और किस तरीके से ये जो अब बढ़ा है इंटरेस्ट रेट, तो क्या आवाम को इससे नुकसान होने जा रहा है। माहिर माशियात हफीज़ पाशा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हफीज़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मुझे यही बताइए कि 1% इजाफा शरह सूद में आम आदमी पे कितना ज़्यादा अफेक्ट करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये मेरे ख्याल से बात साबित हो गई है, स्टेट बैंक ने जो कहा है अपने स्टेटमेंट में, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में, कि पिछले कुछ महीनों से जो माशी हालात हैं वो ख़राब होते गए हैं। आप ये देखिए कि अफरात-ज़र की रफ्तार जो 9% के करीब थी वो पिछले महीने 11.5% तक पहुँच गई। दूसरी तरफ तिजारती खसारा जो है वो बेपनाह बढ़ गया है, तारीख का सबसे बुलंद लेवल पे पहुंच गया। एक महीने में $5 अरब का खसारा। इसलिए स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग वक्त से पहले कॉल कर दी थी और उन्होंने 100 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया है। अब इसके नताइज क्या होंगे? सबसे पहले तो जो असर होता है जब आप शरह सूद बढ़ाते हैं तो उससे कॉस्ट ऑफ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है और उसके नतीजे में होता ये कि जो सरमायाकारी का पैमाना है वो गिरना शुरू हो जाता है। और पाकिस्तान में मेरा ख्याल ये है कि इसका असर काफ़ी होगा और हमारा जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो काफ़ी गिरेगा। उसके नतीजे में नए जो नौकरियां हैं वो नहीं आएंगी और बेरोजगारी का लेवल अनफॉर्चुनेटली उसी लेवल पे रहेगा जो कोविड के बाद रहा काफी अरसे तक। दूसरी तरफ जो इसका असर हो सकता है वो ये है कि कुछ हद तक आपका जो ओवरऑल डिमांड है उसमें कुछ कमी आ सकती है, जिसके नतीजे में तिजारती खसारा में कुछ कमी हो सकती है। मगर एक असर जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं वो ये है कि जब शरह सूद बढ़ता है तो हुकूमत के जो कर्जे हैं पाकिस्तानी रुपए में, जो अब तकरीबन 30 खरब तक पहुंच रहे हैं, उन पे जो आपका सालाना बजट के जरिए से आप सूद की पेमेंट करते हैं उसमें नुमाया तौर पर इजाफा हो सकता है और उसके नतीजे में बजट का खसारा बढ़ेगा और फिर उसके नतीजे में कुछ और
बुरे असरात हो सकते हैं। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइए कि आपने ये बात की, जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ने से इतने सारे रिपरकशंस आते हैं। आपने बात की इन्वेस्टमेंट की, हुकूमत ये कहती है कि जी इससे जो इन्वेस्टमेंट है लोकल, तो शायद जाहिर सी बात है लोकल इन्वेस्टर इतना अट्रैक्ट नहीं होगा, फॉरेन इन्वेस्टर शायद अट्रैक्ट हो क्योंकि उसको $1 के 180 रुपये मिल रहे हैं। तो क्या एक ये फैक्टर है? और दूसरा, आपने कहा कि हुकूमत का ये कहना है कि जी हमने ये इसलिए किया सो दैट हम इन्फ्लेशन को कर्ब कर सके, लेकिन माजरत के साथ सर इससे मनी इन्फ्लेशन तो कर्ब हो सकती है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन का इस पर क्या असर पड़ेगा? यानी कि गरीब के लिए तो आप कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जो मनी इन्फ्लेशन होती है, जिसका ताल्लुक अमीर से होता है, वो कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन गरीब की फूड इन्फ्लेशन वो किसी के काबू में नहीं आएगी। ये आपका बहुत मुनासिब पॉइंट है, और उसकी वजह यह है कि देखिए जो 2 वजूहात हैं खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे। एक तो हमारे यहाँ अंदरूनी जो सप्लाई हालात हैं, अब आप ये देखिएगा कि आने वाले कुछ महीनों में अंदाज़ा ये हो रहा है कि बारिश की कमी और उसके साथ साथ फर्टिलाइज़र की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की वजह से जो रबी में जो क्रॉप्स आएंगे उनकी पैदावार में कुछ कमी आ सकती है, ख़ास तौर पे गंदम में। उसके नतीजे में सप्लाई पोजीशन ख़राब हो सकती है। दूसरी तरफ एक और वजह यह है कि आप ये देखिए कि जो हमारे होलसेलर्स वगैरह हैं, मार्केट पे कब्जा किया हुआ है और उसका इंटरेस्ट रेट वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है, कीमतें बढ़ाए जा रही हैं। तीसरी वजह जो हुकूमत आम तौर पे कहती है और मुनासिब कहती है कि बाहर जो हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, जिसमें सबसे नुमाया जो है वो पाम ऑयल है, जिससे वेजिटेबल घी की कीमत 40% से ज़्यादा बढ़ गई। फिर अब आप ये देखिए कि दालों की कीमत बढ़ गई है, इसलिए कि उन्हें भी हम इंपोर्ट करते हैं। आने वाले महीनों में शुगर और गंदम अगर इंपोर्ट करना पड़े तो उसकी भी कीमत ज़्यादा होगी, चाय की कीमत ज़्यादा होगी। तो ये 3-4 चीज़ें अगर आप मिला लें तो आप ठीक कह रहे हैं कि जो खाने पीने की अशिया की कीमतें हैं उनका ज़्यादा ताल्लुक जो है वो अंदरूनी हालात से है, बाहर से है मगर इतना सही है, सही है। अच्छा सर, हमने देखा कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो बैंक की पॉलिसीज को बहुत ज़्यादा रिवाइज किया गया और कहा गया कि अच्छा अब बैंक की पॉलिसीज ऐसी है कि आम आदमी बड़ा अच्छे तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकता है। कुछ मुआशी माहिरीन के मुताबिक जो बैंक से लिए जाने वाला कर्ज है उसका 80% हमारी गवर्नमेंट को जाता है। तो शरह सूद बढ़ाने से क्या बजट खसारा बढ़ेगा आपकी नज़र में? बिल्कुल बढ़ेगा। मैंने इसकी बात पहले ही कही थी कि देखिए, आपको याद होगा एक वक्त ऐसा आया था 18-19 के साल में जब हमारी हुकूमत ने सरे सूद को 6% से बढ़ाकर 13.25% तक लेके चले गए थे, और उसके नतीजे में जो हमारा सूद का सालाना पेमेंट था बजट से, उसका जो अमाउंट है वो 600 से 700 अरब बढ़ गया। अब फिर से ये खतरा पैदा हो रहा है कि तकरीबन 275 पॉइंट आपने बढ़ा दिए हैं, तो उसके नतीजे में आपका जो खर्चा है वो 300 से 400 अरब बढ़ सकता है सूद की पेमेंट में। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अच्छा हफीज साहब, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा ज़रा, इंटरेस्ट रेट के अलावा भी एक और बड़ा आम मामला है, दैट्स करंट अकाउंट डेफिसिट। अब टारगेट ये बनाया था कि जी हम जितना करंट अकाउंट डेफिसिट ईयर एंड पे एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद उससे बढ़ जाए। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि नहीं जी, ये तो हमारा जो टारगेटेड था हम उसी तरफ जा रहे हैं, आगे जाके फिर ये करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता जाएगा ना। क्वेश्चन इज़ कि करंट अकाउंट खसारा इतना ज़्यादा जब बढ़ जाएगा तो क्या उसकी फाइनेंसिंग के लिए हमारे पास रिजर्व्स हैं? ये छोड़ दीजिए कि जो सऊदीया ने इमदाद कर दी तो हमारे पास वो फाइनेंसिंग आ गई तो हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। ये जो भानमती का कुंभा जोड़ने वाली हमारी पॉलिसी है, ये कब तक इसी तरह बरकरार रहेगी? कब तक हम कहीं और से मांगे तांगे की फाइनेंसिंग लाते रहेंगे? कब हमारे पास ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारे रिजर्व्स इतने हो गए हैं कि अब चाहे वो डेट सर्विसिंग हो या फिर इसकी करंट अकाउंट डेफिसिट की फाइनेंसिंग हो, वो हम अपनी बल पे कर सकेंगे? मुझे इस अफसोस से कहना पड़ता है कि तारीख का सबसे बुलंद लेवल पर हम पहुंच गए हैं। फाइनेंसिंग जो हमें ज़रूरत पड़ती है सालाना,
तजारती खसारा, करंट अकाउंट डेफिसिट, अगरचे कमर्शियल ये हमारा स्टेट बैंक कह रहा है कि 4% होगा जीडीपी का, यानी कि तकरीबन 13 अरब डॉलर। हमारा अंदाजा ये है कि ये कम से कम 16-17 अरब डॉलर तक पहुंचेगा। दूसरी तरफ तारीख के सबसे बुलंद लेवल पर आपको अपने कर्जों की वापसी करनी है इस साल, 13 से 14 अरब डॉलर। ये आप मिला लें तो आपकी फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट इस साल 30 अरब डॉलर तक भी पहुंच सकती है, कि जो कि तारीख का सबसे बुलंद लेवल है। 30 अरब डॉलर हासिल करना बहुत मुश्किल, और अभी तक जो हमने सबसे बड़ा अमाउंट रेज किया है वो 17-18 में, जब तिजारती खसारा रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा था 19 अरब डॉलर। उस वक्त हमें रीपेमेंट की इतनी जरूरत नहीं थी, उस वक्त हमने 20-21 अरब डॉलर मैक्सिमम तारीख में रेज किया है। अब आप 30 अरब डॉलर की तलाश में घूमते फिरेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि सऊदी अरेबिया ने कुछ आपको 3.2 अरब डॉलर दिए हैं, मगर वो एक छोटा हिस्सा है। बाकी जो आपके सोर्सेज हैं उनमें मुश्किलात आना शुरू हो गए हैं। कमर्शियल बैंक से आप बाहर से पैसा कम ले पा रहे हैं, बॉन्ड्स आप सिर्फ 1 अरब डॉलर फ्लोट कर पाए हैं। तो आपका असेसमेंट ये कि मुश्किलात बहुत बढ़ने वाले हैं फाइनेंसिंग में, और रिजर्व्स में खतरा पैदा होने का मैं समझता हूँ खदशा जरूर मौजूद है, और इस बात पे हम सब बहुत परेशान हैं। सही सर, परेशानी की तो बात है, क्योंकि जिस तरह से आप हकायक बता रहे हैं, फैक्ट्स की तरफ आप इशारा करें, वो यकीनन इन फ्यूचर हमारी पॉलिसीज़ को, स्पेशली हमारी मुआशी जो हमारा ट्रैक उसको डैमेज कर सकता है। इतना कुछ हमने देखा कि मनफी हो गया है। ये जो अगर हम देखें पॉलिसी है, तो इससे आपकी नज़र में मस्बत क्या हो सकता है? ये गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है? सबसे पहले तो इम्पोर्ट्स में नुमाया तौर पर कमी लाना है, और अब वक्त ऐसा आ गया है कि आप ड्यूटीज वगैरह से नहीं कर सकते, आपको कोटाज और कुछ अरसे के लिए बैन करना पड़ेगा। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सबसे पहले तो बड़ी गाड़ियाँ, दूसरी तरफ बहुत से अदर लग्जरी नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, उन पे पाबंदी लगाना पड़ेगा। एक तो इम्पोर्ट्स को तो आपको कम से कम साल में दौरान, बाकी जो महीने हैं तकरीबन 6 महीने, उसमें आपको ये सब आइटम की इम्पोर्ट 4 से 5 अरब डॉलर कम करना निहायत ज़रूरी हो चुका है। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स में जो आपने इंसेंटिव्स पहले दिए गए थे उनको वापस लिया है, वो वापस ले आए, जीरो रेटिंग वगैरह। दूसरा, जो आपने अब बिजली की निर्खें बढ़ा रहे हैं, क्या आप एक्सपोर्ट्स को वही कीमत 7-7.5 सेंट पे देंगे, या जो मंथली फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज वगैरह जो बेपनाह बढ़ गए हैं, क्या वो एक्सपोर्ट्स पे लागू हो जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो एक्सपोर्ट्स पूरी तरह से अनकम्पिटिटिव हो सकते हैं। तो लिहाजा एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स ऑल हैव टू कंटिन्यू। एक तरफ आप स्टिमुलेट करें, दूसरी तरफ पाबंदी ले आएं, और कोशिश करें कि अगले 5 से 6 महीने में जो आपका खसारा है तिजारती का, वो पिछले 5 महीने के तकरीबन 40% कम होगा, तो आपके स्टेबिलिटी और पायादारी कुछ आ सके। बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त का जो आपने गुफ्तगू की है वो इसी तरीके से है कि अगर IMF आ जाए और आके देख ले कि यहाँ पे कितनी लग्जरी गाड़ियाँ हैं, तो जो उन्होंने देनी है वो भी शायद वो ना दे किस्तें, क्योंकि मैं एक प्रॉब्लम यही है कि जितना लग्जरी आइटम्स हैं, हम ये देखते हैं कि विजन होता है ना हुकूमत का, 2 नहीं 1 पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पे हमें 1 नहीं 2 पाकिस्तान नज़र आते हैं। एक वो पाकिस्तान के जहाँ पे आपको धुलाने के लिए शैम्पू भी इम्पोर्टेड हैं, और एनिमल फूड भी इम्पोर्टेड है, गाड़ियाँ भी इम्पोर्टेड है, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेड है। बट एट द अदर एंड मामलात ये हैं कि हमारे पास जितनी ग्लूमी पिक्चर इस वक्त सामने नज़र आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो डेवस्टेटिंग है। अब लेकिन एक इसका अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी है। मारूफ स्टॉक ब्रोकर अकील करीम देहदी ने मुस्तकबिल में शरह सूद ना बढ़ाने को खुश आइंद भी उन्होंने करार दिया है।
जो स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट जो अनाउंस किया है, मैं ये समझता हूँ कि उस पॉलिसी रेट के साथ 1% का जो इजाफा किया है, और साथ में जो स्टेटमेंट है कि इन फ्यूचर अब इंटरेस्ट रेट इनको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसके अलावा स्टेट ने जो टी बिल के हवाले से कहा है कि हम बैंकों को मनमानी नहीं करने देंगे, ये एक आज मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव न्यूज़ है, और मैं समझता हूँ इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में टी बिल ऑक्शन के बाद जो रेट हायर साइड पे ट्रेड कर रहे थे, मैं समझता हूँ डेफिनेट उन रेटों में कमी आएगी, और साथ साथ लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। और इस चीज़ से ये भी इंडिकेशन मिलती है कि गवर्नमेंट शायद अगली जो टी बिल के ऑक्शन में उनको शायद 10% के आसपास पैसा इजीली मिल सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये इक्विटी मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर है, और जो इक्विटी मार्केट पे जो एक रन पड़ा था पिछले दिनों जब ये टी बिल रेट 11.5% पे चले गए थे, मैं ये समझता हूँ कि ये अब न्यूज़ पॉजिटिव न्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। अकील करीम डेरी बता रहे थे कि इक्विटी मार्केट पे इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन गरीब पे क्या असर पड़ेगा आगे चल के पता चलेगा। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। महंगाई तो है ही, और इस महंगाई के दौर में जहां एक तरफ जीना मुश्किल हो गया है, वहां मरना भी मुश्किल बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि कब्रिस्तान में कब्रें बनाना साल भर कितनी महंगी हुई है। शाहीन मिशाल की रिपोर्ट पहले देखते हैं। ना घी ना आटा, लाहौर में सबसे महंगा है आखिरी ठिकाना। लाहौर में एक साल में कब्र की लागत में 8 से 10,000 रुपए तक का इजाफा हो गया। इलामा इकबाल टाउन के शहनशाह कब्रिस्तान को ही ले लीजिए, जहां सीमेंट वाली कब्र 20,000 में और मार्बल लगवाई 50 से 60,000 रुपए में है, और कब्र पर पत्थर लगाने का इजाजतनामा अलग से 50,000 में मिलेगा। ये जो कब्रिस्तान के रेट हैं, हमने इसके जो अखराजात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए किए हैं। ऐसा बंदा आ जाता है जिसको बहुत अकीदत होती है और वो अफोर्ड कर सकता है, तो फिर वो कब्रिस्तान में मतलब डोनेट करता है पैसे। वो भी हमारा एक बैंक अकाउंट है, उसमें जाता है, उसके बाद उसे पक्की करने वो 50,000। मियां मीर कब्रिस्तान के हालात भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। जैसा नक्शा होगा वैसा खर्चा होगा। कब्र की ऊंचाई जितनी बढ़ती जाएगी, रकम भी दुगनी होती जाएगी। मार्बल की कब्र की ऊंचाई अगर 2 फुट हो तो खर्चा होगा 25,000, और अगर ये ऊंचाई 4 फुट हो तो खर्चा भी डबल होकर 50,000 हो जाएगा। कब्र की खुदाई और 4 दीवारी की लागत इससे अलग होगी। ये बनी है ना, ये 45 की बनी थी, आज तकरीबन 2019 में। और अब कितने की बनेगी? आप देख रहे हैं, अब महंगाई है, तकरीबन को 10,000 रुपए का फर्क पड़ गया। बीबी पाक दामन कब्रिस्तान में पक्के खाते की कब्र का रेट 50,000 मुकर्रर है। शहर के प्राइवेट कब्रिस्तानों में खुदाई बमा मटेरियल 60,000 तक पहुंच चुकी है, जबकि मुतलका इदारे तमाम मामले पे खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। शाहीन की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। ये अफसोसनाक बात है कि शहर खामोशा के लिए वो मुतल्लिका इदारे जिन्हें बोलना चाहिए वो भी हमें खामोश नजर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक अहम इशू को प्रोग्राम का हिस्सा बनाता है। डायबिटीज़ की हम बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि शुगर के जो मरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। फैसल, आपको क्या लगता है इसकी रीज़न क्या? और ये जो आप सुबह के वक्त चाय या कॉफ़ी पी रहे होते हैं, आप इसके अंदर शुगर ऐड करवाते हैं। मेरे नज़दीक तो रॉ शुगर आपको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। ये तो आपके सामने की बात है ना कि इसमें चीनी नहीं होती है, आपको पता है ये बात, ठीक है ना? तो नहीं हो सकता मेरे जाने के बाद आपने चीनी डालना नहीं, आप गई कहाँ हैं, यहीं पर हैं आप। तो इसमें चीनी नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि जी हमारा पसंदीदा मशरूब क्या है, वो है चाय। मेहमान आए या आपको शाम में दिल घबराए तो ये चाय पीना पिलाना तो लाजिम है। लेकिन क्या आपने सबने मिलकर ये सोचा है कि इस शौक़ की हमें जो कीमत अदा करनी पड़ती है वो कितनी भारी है? जो मिठास की शौकीन हमारी कौम है, सालाना 26 किलो चीनी फाँक जाती है, ये 2600 किलो। और चीनी के आलमी इस्तेमाल की मालूमात जमा करने वाली वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में फ़ीकस चीनी इस्तेमाल करने के एतबार से 28वें नंबर पर आता है। यानी हर पाकिस्तानी हर माह 2 किलो और हर रोज़ 72 ग्राम चीनी फाँक जाता है। अब जहाँ चीनी खाने के इस कदर शौकीन हो,
वहाँ शुगर का मरज क्यों ना हो। यही वजह है कि पाकिस्तान में ज़ियाबतीस के मरीजों की तादाद 2 करोड़ अफराद तक जा पहुंची है। 2016-17 में किए गए एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के कुल आबादी का 26% हिस्सा ज़ियाबतीस का शिकार है। तो अब क्या इसका हल ब्राउन शुगर है या गुड़ है? अब गांव देहात में तो ब्राउन शुगर को खांड कहा जाता है, लेकिन शहरों में मिलने वाला जो ब्राउन शुगर है ये खांड की असल शक्ल नहीं है, बल्कि इसे कई कीमियाई मराहिल से गुजार कर फिर पैक किया जाता है और कहा जाता है कि देयर यू गो, ब्राउन शुगर आपके सामने है। तो क्या वाकई ऐसा है और क्या करना चाहिए अब हमें मिन हैसुल कौम कि हम इस अजाब से छुटकारा पाएँ? क्योंकि महक, जो डायबिटीज़ होती है ना, वो एक बीमारी नहीं होती है, वो जड़ होती है जिससे मुख्तलिफ दीगर जो बीमारियां हैं वो फूटती हैं। तो इस सब पे बात करने के लिए आज हमने मौजूद किया है अपने स्टूडियोज़ में साबिक CEO डायबिटीज़ सेंटर डॉक्टर बाबर सईद खान हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा बाबर सईद जो हैं वो बहुत हम आपको वेलकम करते हैं सर, बिकॉज द थिंग इज़ कि आप CEO अहद हेल्थ केयर भी हैं। एक तो आपने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है, इसकी तो हम आपसे बात लाजमी करेंगे ही, लेकिन सर ज़रा आम फहम है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को नहीं समझ में आता कि जो डायबिटीज़ है ये कितना ज़्यादा अफेक्ट कर रही है हमारी सोसाइटी को। ये सिर्फ एक ज़ियाबतीज़ नहीं, ये मुख्तलिफ शाखों को फिर निकालता है, जिसमें गुर्दे का आर्जा, जिसमें हार्ट डिजीज़, यू नेम इट, सारी चीज़ें। मैं चाहूँगा कि आगाज़ इस चीज़ से कीजिएगा कि क्या है ज़ियाबतीज़, क्यों हो रही है। चीनी वाले मामले में तो फिर ज़रा हम बाद में आते हैं। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और बड़ा पर्टिनेंट इशू है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में। जो चीज़ है वो ये है कि हमें समझना होगा कि मैग्नीट्यूड है कितना प्रॉब्लम का। आपने तो ऑलरेडी एक जो पैस की लास्ट सर्वे हुई थी उसकी आपने बता भी दी कि स्टैट्स क्या हैं, कि हमारे पास किस किस नौयत की बीमारी बढ़ चुकी है। इन 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एंड 3rd मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एज फार एज डायबिटीज़ कंसर्न। हम चैम्पियन कर रहे हैं अपने आप को डायबिटीज़ के अंदर। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि डायबिटीज़ के अंदर ऐसा नहीं होता कि बहुत तेज़ बुखार हो गया अचानक, या बहुत कहीं जिस्म में दर्द हो गया, सीने में दर्द शुरू हो गया, या खून की उल्टी हो गई। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो आपको इमीडिएटली लेकर जाए किसी क्लिनिशियन के पास या डॉक्टर के पास। ये स्नीकी थीफ ऑफ लाइफ है। ये ग्रेजुअली आपकी जिस ज़िंदगी से जो ना चाटती है दीमक की तरह। तो ये इसका बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। अब आपको याद होगा एक प्लेन क्रैश हुआ था, तो उसकी अभी तक बाज़गश्त मौजूद है हमारे पास अपनी ख़बरों के अंदर। मैं अगर आपको ये कहूँ कि रोज़ 2 प्लेन क्रैश हो रहे हैं जिनमें डायबिटीज़ के लोग भरे हुए हैं, तो आप कैसा महसूस करेंगे? ये है मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। हम एनालॉजीज़ यूज़ करते हैं तो ज़रा बेहतर समझ में आता है। तो इस चीज़ को हमें बहुत तवज्जो से देखना पड़ेगा, वरना हम सब एक सिक नेशन बन जाएंगे और वो नतीजे में हमारी प्रोडक्टिविटी और सब चीज़ें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होंगी। तो ये तो उसका जो बेसिक आपने कहा ना कि मसला है कितना बड़ा। आपको मैं एक और चीज़ अगर ये बताऊं कि तकरीबन हर 3rd सेकंड में एक डेथ हो रही है इंटरनेशनली अगर बात करें, हर 20 सेकंड में एक एम्पूटेशन हो रही है, पैर कट रहा है डायबिटीज़ के नतीजे में। तो ये बहुत बड़े मसाइल हैं, इसको अगर हमने नहीं टेक केयर किया तो विल बी इन बिग ट्रबल। सही। अच्छा सर, मैं चाहूँगी कि जो कैमरे के उस पार बैठे हमें लोग देख रहे हैं, स्पेशली हम जब नाश्ता करते हैं ना तो हमें बड़ी मीठे की क्रेविंग होती है कि अच्छा हमने मीठा खाना है नाश्ते में, और चाय तो मस्ट है, जैसे कि फैसल ने जिक्र भी किया। कुछ खामोश अलामात होती हैं जो कि मैंने अपनी फैमिली में खुद एक्सपीरियंस किए कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप डायबिट पेशेंट बन चुके हुए हैं और फिर कुछ अरसे के बाद ये चीज़ डायग्नोज होती है। मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप आवाम की आसानी के लिए बताएं कि आया अगर किसी भी शख्स को ये तब्दीली अपनी बॉडी में फील हो रही है, अपनी डेली रूटीन में फील हो रही है, फ़ौरन से जाए, चेक करवाए, टेस्ट करवाए, ताकि आगे आने वाले क्रिटिकल टाइम से बचा जा सके। नहीं, ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज चीज़ ये है कि पता कैसे लगे हमको कि हम डायबिटिक हैं कि नहीं है। एक तो चीज़ अगैन डायबिटीज़ में ये है कि इट कैन बी एसिम्प्टोमेटिक एट ऑल। आई मीन कोई सिम्टम नहीं हो रही, कोई फ़र्क आपकी ज़िंदगी में नहीं आया, और अचानक अगर आपकी अम्मा कहीं थी अपना कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराने के लिए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कि आप ज़रा पहले अपना बेस लाइन शुगर चेक करा लें, तो पता लगा कि डायबिटीज़ है। इन इंसिडेंटल फाइंडिंग्स है, ये बहुत कॉमनली हो रहा होता है। जो डिलेमा है वो यही है डायबिटीज़ का कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इज़ नॉट अवेयर कि उनको डायबिटीज़ है। ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। यानी पता हो तो बंदा कुछ उसके लिए करे ना, अब पता कैसे लगे।
पता लगाने के लिए जो बिलुमूम सिम्टम्स बड़ी सादी सी हैं, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, यानी आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, आपको भूख ज़्यादा लगेगी और आपको यूरिनेशन के लिए यानी आपको बाथरूम जाने के लिए ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपकी कॉल्स आएंगी। तो ये तो एक ऐसी सिम्टम्स हैं जो एक से जैसे यानी मिसाल के तौर पे कोई शख्स जो है वो नहीं रात को उठ के बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ती थी और अब अचानक से ऐसा हो गया कि एक मरतबा कभी 2 मरतबा भी जाने की ज़रूरत पड़ रही है। दैट्स अ लिटमस, आई मीन दैट्स अ काइंड ऑफ थिंग जिसको हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा ये है कि ओवरऑल वीकनेस का एहसास रहता है कि यानी आपके पास, चूँकि होता क्या है एक्चुअली, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मैं फिर एनालॉजी यूज़ करूँ, आप यूँ समझिए कि एक हॉल है, उस हॉल के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और बहुत भूख है उनके पास, सख्त भूखे हैं वो। उस हॉल के बाहर सामने ग्लास लगा हुआ है, सामने जो है हॉल के बाहर बड़ी बड़ी खाने की ट्रॉलीज रखी हुई हैं। ये सब लोग भूखे बैठे हुए हैं और बाहर देयर इज लॉट ऑफ फूड आउटसाइड, लेकिन जो गेट है उसकी चाबी नहीं है। ये है प्रॉब्लम डायबिटीज़ में। हमारे पास यानी मैकेनिक्स जो है डायबिटीज़ की वो ऐसे होती हैं कि आपके बॉडी में जो इंसुलिन बनता है पैंक्रियास के अंदर, बीटा सेल्स के अंदर, वो बनने की मकदार कम हो गई होती है एंड दैट इज़ द गेटिंग मैकेनिज्म टू ओपन द डोर। यानी सेल जहाँ यानी हमारी जो सेल है बेसिकली हमारा बॉडी का खलिया जिसको बोलते हैं, खलिए के अंदर रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, लेकिन और खून के अंदर भरी हुई है शुगर, तो वो खून से खलिए के अंदर नहीं आ पा रही है क्योंकि गेट की चाबी इंसुलिन के पास है और इंसुलिन अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर ये आपने जो इंसुलिन की बात की ना, सी द थिंग इज़ के मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस यही है और ये 24 घंटे भी नहीं गुजरे ज़ाती एक्सपीरियंस को। आई हैड टू टेक माई मदर क्योंकि वो शिकायत कर रही थी UTI की और इन सारी चीज़ों की। एंड सी आई वांट टू से दिस ऑन स्क्रीन दैट आई लव यू अ लॉट, बट द थिंग इज़ के जैसे आपने बचपन में हम पे सख्तियाँ की थी, शायद अब आप उस एज में आ गए कि हमें आप पे सख्ती करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बुखार उतरना चढ़ना, ठीक है, एंड देन जैसे मैंने आपको बताया कि इससे हार्ट भी अफेक्ट होता है और बाकी चीज़ें, उनके अब गुर्दे अफेक्ट होना शुरू हो गए, ठीक है। सो नाउ द थिंग इज़ कि अब इंसुलिन पे डाला जाएगा। सिर्फ मेरी वालदा नहीं, उनके जैसे कई ऐसे पेशेंट्स हैं। एक तो आपने कहा कि एक तो वो कि जिन्हें पता नहीं है, एक वो पेशेंट के जिन्हें पता है लेकिन उसके बावजूद वो उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये चीनी और खाने पे रोक टोक का ना होना। अरे भाई अब क्या होगा, हमने तो ज़िंदगी जी ली, अब तो तुम लोग जियो, बस हमें ना रोको खाने पीने से। ये जो माइंड सेट है ना, इसको ब्रेक कैसे किया जाए। अब उन्हें डॉक्टर कह रहा है कि आपने नहीं खाना चावल, लेकिन उन्होंने खाना है। चावल नहीं खाएंगे तो ताकत कैसे आएगी। डॉक्टर कह रहा है कि खुदा का वास्ता सलाद पे आ जाएं, सर्दी में सलाद कैसे खाएं, हमारा गला जो है वो पकड़ लेगा खीरा। सिट्रस फूड कह रहा है डॉक्टर खाएं, योगर्ट कह रहा है, अरे ये तो ठंडी तासीर की चीज़ है, नवाबना हम नहीं खाते। ये बताएं डॉक्टर साहब, ये कैसे लड़ा जाए इस चीज़? बड़ी आपकी मैं देख रहा हूँ कि बड़ी प्रैक्टिकल आपकी अप्रोच है, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स हाउ पीपल अंडरस्टैंड एक्चुअली। लेकिन चीज़ जो है वो ये है कि हर ताला खुलता है उसकी चाबी इसमें लगाएं। बड़े बुजुर्गों को बिलमुम ये मसला है कि वो इनर्शिया ड्रिवन है, जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे, वो चेंज करना उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है। उसका आसान तरीका है वो ये है कि आप उनको, आपके फैमिली में कोई ना कोई ऐसे होंगे कि जिनकी डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन हो गई होगी, डायलिसिस हो रहा हो या कुछ आगे पीछे, कहें कि भाई फुप्पो के पास या ताया के पास या उनके पास जाना है ज़रा मिलने के लिए, और उनको पहले से ज़रा कान में सुझा दें कि जब आप आएंगे ना तो उनको आप ये बात करिएगा कि यार मैं ये समझता था कि ये तो कुछ नहीं मसला है, चूँकि मुझे ना कोई दर्द होता था, ना मुझे कोई बुखार होता था, ना मुझे कोई और मसला था, तो मैं तो समझता था कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन पता लगा कि जी ये तो मेरा जो क्रिएटिनिन में पहुँच गया 4, 5, 6 और मैं CKD में यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में जा रहा हूँ। तो ये अब वहाँ से जो ना वो कहेंगे कुछ भी नहीं आपको, आगे खामोश हो जाएंगे। आगे आप जब घर बैठेंगे, अम्मा क्या हो गया आपको, तो बोलेंगे बेटा कुछ भी नहीं, तो बोलेंगे मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे पता है क्या सोच रहे हैं। देन पोर इन, फिर आप डालिए, उनको ये समझाइए कि देखिए मैं चाहता हूँ कि आपका साया मेरे सर पे देर तक कायम रहे, तो प्लीज़ आई बेग यू कि आप यानी ये चीज़ें। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। देखिए हमारे दीन ने भी ये सिखाया है कि आप जान की हिफाजत जो है ना, मकासद शरिया का पहला मकसद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, ये अमानत है, आपको जो अल्लाह ने इतनी अच्छी बॉडी दी हुई है उसको टेक केयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप सफ़र करेंगे। तो ये चीज़ें जो है ना वो जैसे जैसे मौका उसके हिसाब से समझाएं, लेकिन अगर हम उनको चिढ़ाएंगे ना
आपने तो बात ही नहीं सुननी है कोई किसी की, तो जाहिर है वो और चिढ़ जाएंगी और फिर वो डॉक्टर साहब वही बात है ना कि जिद पे आ जाएंगे। और जब पेरेंट्स इस एज में आ जाते हैं ना तो वो थोड़ा सा वो हम कहते हैं कि बच्चों वाली उनके अंदर चीजें आ जाती है। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे और यकीनन ये एक बहुत चीज है। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी सिम्टम फील हो रहा है, गो टेस्ट करवाएं, अपने आप को सेटिस्फाई करें कि आप इस चीज के मरज में मुब्तला नहीं है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। तो जनाब कहते हैं कि सीखने का जो अमल है वो हमेशा जारी रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। आप जिंदगी के किसी भी पॉइंट पर हो, हमेशा सीखें। इस्लामाबाद की कंपनी है वाइज ऑफ तालीम और तालीमाबाद का ये मिशन है कि हर किसी को सिखाना है। ये जो कंपनी है तालीमाबाद, इसने बहुत ज़्यादा तरक्की भी हासिल की है, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिली और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक लर्निंग का प्रोसेस ऐसा होता है कि बच्चों को खेल के साथ साथ फैसल सिखाते भी हैं। और जब बच्चों को खेल के साथ साथ सिखाया जाए ना तो वो खुशी से सीखते हैं, क्योंकि आजकल के जो हमारे बच्चे हैं ना वो ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी के जरिए अगर हम उन्हें सिखाएंगे और हम उन्हें बताएंगे कि बेटा खेल भी ये है, तालीम भी ये है, सीखने का प्रोसेस भी ये है, तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि जो लर्निंग ऐप मुतारिफ कराई गई है, इससे उस्ताद ही नहीं तलबा की ज़िंदगी भी आसान हो गई। तालीमाबाद लाखों बच्चों को लर्निंग ऐप्स के ज़रिए ये तालीम देती है। इन्हीं खिदमात पर दुनिया का मोतबर वॉइस अवार्ड इन्हें दिया गया है। ये अवार्ड तालीमाबाद को कतर के शाही ख़ानदान की जानिब से दिया गया है। वॉइस अवार्ड तालीम और समाजी बहबूद के शोबे में सबसे अहम अवार्ड्स में से एक माना जाता है। और कितनी अच्छी बात है कि महक, पहले होता था कि आप बच्चों को किताब से पढ़ाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर खुद ये चीज़ जो है, से भी पढ़ाते थे पहले बच्चों को। वो फिर आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन चीज़ ये है कि एजुकेशनिस्ट जो हैं वो अब इस चीज़ पे जोर दे रहे हैं कि जो इंसान के जो सेंसेस होते हैं ना, ह्यूमन सेंसेस, वो पढ़ने से ज़्यादा देखने और फिर उसको कंसीव करके उस पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। अब आप देखें पूरा दिन ज़्यादातर क्या शिकायत रहती है माओ को, ये मेरा बच्चा मोबाइल से हटता नहीं है, ये मेरा बच्चा टीवी से हटता नहीं है। तो बजाय, पता है ह्यूमन नेचर है कि जितना आप उसको केज में बंद करेंगे, जितनी पाबंदी लगाएंगे उतनी मजामत करेगा। तो क्यों केज में बंद करें, क्यों पाबंदी लगाएं, क्यों ना जो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी कि अगर हम बच्चे को बिल्कुल आजाद छोड़ दें तो फिर आपके रिश्तेदार या घर में जो बड़े होते हैं वही कहते हैं कि माँ बाप ने तो शायद बच्चे को इतना आजाद छोड़ा, उसको कुछ कहते ही नहीं है, उसको कुछ सिखाते ही नहीं है, हर वक्त वो मोबाइल में लगा रहता है। एग्जैक्टली यही चीज है। और वो क्यों कहते हैं, क्योंकि वो मोबाइल से जो ऊटपटांग चीज़ है वो सब कुछ सीख रहा है, जो अच्छी है जो बुरी है सब कुछ सीख रहा है, उसके फिर ऑब्वियसली रेपरकशंस होंगे। तो ये तो फिर माँ बाप की जिम्मेदारी है ना कि वो किस तरीके से उसको केज में बंद ना करे, बल्कि जो उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वहीं ले जाके उसको दिखाए कि देखो यार, अगर तुम ये कर रहे हो तो ये कितना ज़्यादा अच्छा है और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज़ तालीमाबाद ने भी सोची है। अब ये तालीमाबाद क्या है, क्या करता है और कैसे करता है, इस सब पे भी हम बात करना चाह रहे हैं। तालीमाबाद की COO हैं हमारे साथ सारा फारूक, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सारा, आई होप आप आज अच्छी होंगी, ठीक ठाक होंगी, खैरियत से होंगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो वॉइस अवार्ड के लिए। इट्स लाइक एन ऑनर फॉर ऑल द पाकिस्तानीज टू हैव दिस अवार्ड। मुझे बताइएगा क्या है तालीमाबाद, क्या कर रहा है, कब से कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच हमें देने के लिए। जी, तालीमाबाद जो है बेसिकली इट्स एन एडटेक कंपनी। हमारा मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम एक अच्छे मेयार की तालीम पाकिस्तान भर के बच्चों तक पहुंचा सकें। और जो वाइज अवार्ड है ये कतर फाउंडेशन की तरफ से एक अवार्ड है और ये पूरी दुनिया में उन कंपनीज को दिया जाता है जो कि एक इनोवेटिव तरीके से, स्केलेबल तरीके से तालीम को फैला रही हैं। इस अवार्ड में दुनिया भर से सबमिशंस आती हैं और अभी तक ये 78 कंपनीज को मिला है और पाकिस्तान में सिर्फ 3 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है और उनमें से एक तालीमाबाद है। जबरदस्त। अच्छा सारा, कार्टून्स के जरिए लर्निंग प्रोसेस इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। पेरेंट्स भी जो है वो राजी और खुशी में जो है वो बच्चों को अब सिखा देंगे कि अच्छा चलो कार्टून देख रहे हैं लेकिन कुछ सीख रहे हैं। बेसिकली इसके पीछे माइंडसेट क्या था, किस तरह से यह आइडिया आपके जहन में आया? जब तालीमाबाद को हमने शुरू किया तो इसको हम कहते हैं पुल मॉडल ऑफ लर्निंग, कि बच्चा जो है वो बोर ना हो रहा हो बल्कि उसको लगे कि वो कार्टून देख रहा है लेकिन साथ साथ वो सीख भी रहा हो। तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च है, बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क है। हम लोगों ने जाकर देखा कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं, क्या चीज़ इंजॉय करते हैं,
और हमने पाकिस्तान का जो कौमी निसाब है उसको लेकर एक डिजिटल फॉर्म में तब्दील किया। ये 700 से ज़ायद वीडियोस हैं जो कि निसाब के मुताबिक बनी हुई हैं, उसको लोकलाइज किया, उर्दू ज़बान में है। और जैसे कि आपने कहा एग्जैक्टली यही है कि बच्चे जो हैं इनको एजुकेशनल कार्टून्स की तरह हमने शुरू किया था कि कहीं भी हो बच्चा वो इसको जब देखे तो ना सिर्फ एंजॉय करे बल्कि उससे सीखे, और इस तरह से सीखे कि उसकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो रही हो, वो क्वेश्चन कर सके, वो चीज़ों को समझ सके। तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड एंड आई थिंक हमारा जो कंटेंट है वो अब इतना रिकग्नाइज हो चुका है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी इंडोर्समेंट मिली है, टीवी पे भी नशर होता है और तकरीबन 8.5 मिलियन बच्चे इसको देखते हैं और एंजॉय करते हैं और साथ साथ सीखते भी हैं। मैं आपसे यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि शॉर्टली मुझे बताइएगा आपकी कोई स्पेसिफाइड टारगेट ऑडियंस है, बिकॉज इस तरह की चीज़ें जो प्रिविलेज्ड क्लास ऑफ सोसाइटी है उनके पास तो अवेलेबल है, लेकिन जो लेस प्रिविलेज्ड है उनके पास अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो आपका मोड क्या है इसको स्प्रेड करने का, टारगेट ऑडियंस क्या क्या है आपकी? जी, हम जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एजुकेशन की सेगमेंट है, मास मार्केट जिसको कहते हैं, हमारा मकसद है कि हम उन तक इसको पहुंचे। वैसे तो इसको सारे मेरा ख्याल है कि हर किसी तरह के बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं, बेसिकली इट्स कार्टून सो एवरीवन एंजॉयज इट, लेकिन हमने इसको टेक्नोलॉजी के जरिए ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस हमने ये किया कि एक मोबाइल ऐप के जरिए इसको हमने उसमें इसको डाल दिया। उसका भी मकसद यही था कि ये पाकिस्तान के हर कोने तक पहुंच सके। पाकिस्तान में जो है वो अभी स्मार्टफोन्स की शरह बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी की शरह बढ़ रही है, तो हमें लगता था कि अगर हमने इसको 44 मिलियन जो बच्चे हैं पाकिस्तान में उन तक पहुंचाना है तो टेक्नोलॉजी को लाना इसमें जरूरी होगा। बिल्कुल, और सारा ये बड़ी अच्छी बात है कि आप सब बच्चों के लिए एक जैसा सोच रहे, बात करते हैं ना कि तालीम का जो निज़ाम है वो सब बच्चों के लिए एक जैसा होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा जो लेवल है उसको बीट कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थी। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब कराची वाले कर लें तैयारी क्योंकि आ रही है सर्दियाँ। महकमा मौसमियात ने 16 से 19 दिसंबर तक शदीद सर्दी की लहर की पेश गोई कर दी है, यानी कि जिन्होंने अभी जैकेट खरीद के वापस अंदर रख दी थी और जो रात में ये कह के मूंगफली नहीं खा रहे थे कि यार मतलब क्या ही खा लूँ मैं, सुबह फिर गर्मी हो जानी है और दोपहर में तो ख़ासतौर पर लगता ही नहीं है कि अच्छा सर्दी आएगी भी, तो उनके लिए खबर बहुत आम है कि एक बार फिर आपको बताएं शदीद सर्दी की लहर की पेश गोई कर दी गई है। 18 3 दिन जो हैं उसमें ये है कि 8 से 10 डिग्री के दरमियान टेम्परेचर रात का आ सकता है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में फिर शुमाली इलाकों में, बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों और केपी, कश्मीर, जीपी वगैरह में बारिश और बर्फबारी होगी पहाड़ों पर। तो उसके बाद जनवरी के स्टार्ट होते ही या दिसंबर के बिल्कुल आखिरी दिनों में या जनवरी के स्टार्ट होते ही फिर दोबारा से सर्दी बढ़ जाएगी कराची में। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुल्क भर में भी मौसम ने क्या ही करवट बदली है। और महक असलम साहिबा, लाहौर की तो आप बात कर ही रही हैं, लेकिन क्यों ना हम ज़रा नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें। आज़ाद कश्मीर, यहाँ पे बारिश भी हो रही है, बर्फ़बारी का सिलसिला भी जारी है और जैसे कि महक का दुख है वो सिर्फ यहाँ तक नहीं है बल्कि पूरे मुल्क के बालाई इलाकों में ये मसला है कि शदीद धुंध जो है ना उसका सिलसिला जारी व सारी रहता है महक। और फैसल, जब हम बात करते हैं ना नॉर्दर्न एरियाज़ की, तो इतना खूबसूरत मंजर और सफ़ेदी, हर तरफ सफ़ेदी, और दिल करता है ना कि यहाँ का विज़िट करें, जाएं, सैर करें हम, लेकिन अभी नहीं जा सकते। मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपका बहुत दिल करता है यहाँ पर जाने को। और आप देखिए मनासिर कि हल्की सी बर्फबारी होती है और मंजर फ़ौरन से बदल जाता है। और अभी जो है बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है, लेकिन चूंकि इत्तलात यही थी कि वक्फे से ये बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा और इसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद वाली साइड और इस्लामाबाद में ठंड होने की वजह से पंजाब वाली साइड पे अब ज़्यादा ठंड होना शुरू हो गई है। बट अगेन पंजाब में बारिश नहीं हो रही है जिसकी वजह से यहाँ पर खुश्क सर्दी का राज है। लेकिन कल मैं खबरें सुन रही थी, देख रही थी कि एक बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हुआ है, लेकिन ये बारिश नॉर्दर्न एरियाज में ही होगी, यानी पंजाब में या ये हम कहें कि कराची में बारिश होगी, ऐसा नहीं होगा। तो ये जब मुझे लगता है बारिश हो जाती है, वैसे अगर आपने ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया तो आप मुझे बताएगा कि जब बारिश हो जाती है तब ज़्यादा ठंड बढ़ती है, यानी बारिश होने से ज़्यादा ठंड हो जाती है, ये कम होती है?
जब आप ये मनाजिर देख के यहाँ ना जा पाए तो ज़्यादा ठंड लगती है, बुनियादी तौर पे होता ये है। लेकिन आपने एक बार फिर मुझे चैलेंज दिया है ना कि जा नहीं सकते, वो 2 दिन रुक जाएं, मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा। आप चले जाएंगे। लेकिन ज़रा वापस हम आते हैं। अब मौसम की तो हमने बात कर ली, अब ज़रा फिर लाहौर का रुख करते हैं। यहाँ पर सड़कों पर गाड़ियाँ और चलती हैं, लेकिन अब हुआ है क्या? अब हुआ है ये कि किताबों को भी पहिए लग गए हैं। दानियाल उमर की रिपोर्ट में देखते हैं कि ये मामला क्या है। जदीद में पढ़ने का तरीका बदला तो पढ़ने के अंदाज भी बदले। किताबें भी 4 दीवारी से बाहर निकलकर सड़कों पे घूमने लगी हैं। वो कैसे? आइए जानते हैं। किताब पढ़नी है मगर लाइब्रेरी जाने के लिए सफर मुश्किल है, तो फिक्र मत करें क्योंकि लाइब्रेरी अब खुद आपके पास पहुंचेगी। निजी इदारे ने रिक्शों में बनी मोबाइल लाइब्रेरी मुतारिफ करवा दी है, जो शहर के 25 इलाकों में पहुंचकर सुबह से शाम तक डेरे जमाएंगी। मोबाइल लाइब्रेरी के साथ खातून लाइब्रेरियन भी हर वक्त मौजूद होंगी, जो किताब पढ़ने के शौकीन अफराद की मुआवनत करेंगी। बच्चों, आपने कौन-कौन सी बुक्स पढ़नी है? यहाँ हमारे पास बहुत सारा मटीरियल आप बता रहे हैं। मोबाइल लाइब्रेरी में बच्चों के लिए कहानियों और तरबियत की कुतुब का खजाना है। बिलाल, क्या हुआ? गफिया, तुमने जो केले का छिलका फेंका था, मैं इससे फिसल गई। तो बड़े भी अफसाना, तारीखी कुतुब और आप बीती पढ़ने के लिए मोबाइल लाइब्रेरी पर रुक जाते हैं। हम घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे आके यहाँ से बुक्स ले सकते हैं। इवन के ऐसा भी होता है कि अगर कुछ बुक्स हमें चाहिए और इनके पास वो अवेलेबल नहीं है तो वो नेक्स्ट विजिट पे हमें ला के देते हैं। फिक्स्ड प्लेस पे मेरे पास लाइब्रेरी आ जाती है, मैं बुक्स अवेल कर सकती हूँ। इंतजामिया का कहना है कि शहरियों में मुताले के रुझान को फरोग देने के लिए किताब दहलीज तक पहुँचाना जरूरी था। ये एक्सपीरियंस करके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है कि जो लोग किताबें लेके जाते हैं वो टाइमली उसको वापस करते हैं और नई किताबें इशू करवा के जाते हैं। इब्तदाई तौर पर 2 चलती फिरती लाइब्रेरीज को लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भेजा जा रहा है। इस काफिले में रवा माह के आखिर तक मजीद 3 मोबाइल लाइब्रेरीज का इजाफा भी कर दिया जाएगा। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो बच्चे जो कि खुद लाइब्रेरी तक नहीं जा सकते, या वो खवातीन या वो मर्द हज़रात फैसल जो कि रोज़ाना की मसरूफियात के बाइस अपने आप को लाइब्रेरी तक नहीं लेके जा सकते, अब लाइब्रेरी खुद चल के उनके पास आएगी। यानी किताब पढ़ने का रुझान, किताब पढ़ाने का रुझान हमारे मुआशरे में जितना ज़्यादा होगा, हमारा मुआशरा उतना पढ़ा लिखा होगा। और अभी आई थिंक शायद डिफरेंट एरियाज़ हैं लाहौर के जिसको कवर किया गया है। होप कि ये ज़्यादा जो है काम फैले, क्योंकि आपको याद होगा हमने एक हैशटैग सिंध रीडर्स की भी बात की थी। तो ये मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ औकात में जो मुख्तलिफ लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, स्पेशली इस चीज को फरोग देने के हवाले से कि किताबों को पढ़ना जरूरी है। और वो बच्चे जिनकी पहुंच से या तो किताब दूर होती है या वो नहीं पढ़ पाते, उनके लिए बड़ी आसानी है। हमें इस पे ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर अख्तर सुहेल चुगताई साहब, फाउंडर हैं ये चुगताई पब्लिक लाइब्रेरी के। सर बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो ये स्टेप लिया गया है बेहतरीन है। मैं ये चाहूंगी कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, और आपके जहन में ये आइडिया कैसे आया कि जगह जगह पर ये चीज़ होनी चाहिए और आवाम पढ़े, क्योंकि शायद हो सकता है कि आवाम इतनी मसरूफ हो गई है कि अब लाइब्रेरी तक जा नहीं सकती। आवाम तो मसरूफ नहीं हुई है, लाइब्रेरी तो हमारे कल्चर का हिस्सा है। तालीम जो है वो तो हमारी सदियों से हमारे कल्चर का हिस्सा है। लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए पिछले बहुत दहाइयों से कि पढ़ने का रुझान ऐसे लगा जैसे कि लोगों का पढ़ने का रुझान जो है वो कम हो गया है, किताबें पढ़ने का। लेकिन इसके साथ ये था कि जो लाइब्रेरीज़ होती थी जिसमें लोग बड़ी आसानी से पहुंच सकते थे और किताबें अवेलेबल होती थी, उनको उनसे फ़ायदा उठा सकते थे, वो कम हो गई। जो लाइब्रेरीज़ थी भी सिक्योरिटी रीज़न से या कोई और वजूहात से वहाँ पे आम लोगों का जाना जो था ज़रा दुश्वार हो गया। तो हमने ये पब्लिक लाइब्रेरीज़ जो हैं, ये मैंने तकरीबन 6-7 साल पहले इनका आगाज़ किया था, जो कि टू स्टार्ट विद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में लाइब्रेरीज़ बना दी थी, जो कि बहुत आसानी से कोई भी शख्स वहाँ पे आ सकता है। हर तरह की किताबें वहाँ पे अवेलेबल थी। तो इस तरह के जो कुछ पब्लिक लाइब्रेरीज जो बनाई लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में। लेकिन इसके साथ ही मैंने ये सोचा कि बहुत मुश्किल है कि
अंदरून शहर में या ऐसी जगह जो कि बहुत जहाँ पे पहुँचना मुश्किल होता है, वहाँ के बच्चों के लिए या बड़ों के लिए आसानी पैदा की जाए कि किताबें जो हैं वो उनके पास लेके जाई जाएं। जो ये सोच है कि शायद लोगों का किताबों में पढ़ने का रुझान कम हो गया है या लोग जो है किताबें पढ़ना नहीं चाहते, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। क्योंकि जब हमने पब्लिक लाइब्रेरी शुरू की तो सुबह को वहाँ पे लाइनें लग जाती हैं बच्चों की कि हम जल्द अज जल्द लाइब्रेरी के अंदर पहुँच सकें ताकि हमें जगह मिल जाए, क्योंकि महदूद वहाँ पे अवेलेबल होती हैं सीट्स। तो वो सुबह से आके तो रात को देर तक वहाँ पे बैठ के पढ़ते रहते थे। तो ये कहना कि बच्चों को शौक़ नहीं है किताबें पढ़ने का, ये दुरुस्त नहीं है। तो जब हमने ये मोबाइल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट ये हमारे जहन में आया तो हमने अखवत के साथ मिलके इसको डिस्कस किया कि अगर हम लाइब्रेरीज़ जो है रिक्शास को ट्रांसफॉर्म लाइब्रेरीज़ में और इसको शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में लेके जाएं तो लोगों के लिए या बच्चों के लिए बहुत आसानी होगी कि जहाँ पे लाइब्रेरी पहुँची है वहाँ के बच्चे जो हैं वो आएँ, वहाँ पे किताबें लें, चाहे तो वहाँ बैठ के पढ़ें, चाहे तो बुक्स इशू करवा लें। तो हमने देखा ये तजुर्बा बहुत कामयाब जा रहा है। अभी हमने कुछ इस तरह की मोबाइल लाइब्रेरीज़ बनाई हैं और क्योंकि ये बड़ी इसकी पजीराई हुई है, जहाँ पे भी ये जाते हैं बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं या उनकी फैमिलीज आ जाती हैं, वो किताबें इशू करवाते हैं, घर लेके जाते हैं एक हफ्ते के लिए, फिर वापस करके कोई और किताब जो है वो ले लेते हैं, या उस रिक्शे की लाइब्रेरी जो है उसके इर्द गिर्द छोटी मोटी कुर्सियाँ बेंच वगैरह रख के तो वहाँ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों को शौक़ है, तो उसको मज़ीद बढ़ाने के लिए मैंने ये सोचा कि हम ये सर्विस शुरू करते हैं। अखवत के साथ मिलके हमने ये आगाज़ कर दिया है। अभी तो हमने चंद ही इस तरह की लाइब्रेरीज़ बनाई हैं, लेकिन हमारा इरादा है कि इसका नंबर बढ़ाएं। इसको पहले लाहौर के तकरीबन तमाम इलाके जो हैं उनको कवर करें और फिर इसको मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी लेके जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और वो ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अब जो हमारी वो पॉपुलेशन जिसके पास मोबाइल है, इंटरनेट है और जो बुक रीडर भी थी, अब उसका इंटरेस्ट जो कहते हैं ना ये सफ़ात वाली किताबें हैं, उनसे हटके दे आर नाउ ऑन टू द मोबाइल फ़ोन्स। ठीक है, ये चले ठीक है, वो अपनी रीडिंग की हैबिट को कंटिन्यू कर रहे हैं, बट वही वाली बात है ना कि जिसको किताब के वर्क की खुशबू का नशा हो वो छोड़ता नहीं है। अब ये इस चैलेंज को आप कैसे पूरा करेंगे कि वो लोग के जिनको आदत पड़ चुकी है कि जी वो मोबाइल से ही अब सारी चीज़ें कर लें और शॉर्ट टाइम में सारी चीज़ें कर लें, उनको यहाँ पे शिफ्ट करना, इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये इसलिए हुआ ना कि किताबें जो थी वो मुहैया होना कम हो गई। मैं जो एक कॉन्सेप्ट बनता है, एक कागज़ के ऊपर जो किताब बनी होती है उसको पढ़ के जो बच्चे का या किसी बड़े का जो कॉन्सेप्ट बनता है उसका कोई मुतबादल नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है कि आपके पास मोबाइल है तो उसके अंदर हर तरह की किताब आजकल आपको अवेलेबल है, लेकिन जो एक किताब को एक किताब की सूरत में अपने सामने रख के उसको पढ़ने से जो कॉन्सेप्ट बनता है, ख़ास तौर पे बच्चों का, बहुत कम उम्र के बच्चों का, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और हमने ये तजुर्बा करके देखा है कि अगरचे हमारी जो पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में है, वहाँ अगरचे हमारे पास कंप्यूटर की भी एक्सेस है, हमने कंप्यूटर लाइब्रेरीज भी बनाई हुई हैं, लेकिन जो लोग उन टेक्स्ट बुक्स को खुद से बैठ के पढ़ते हैं उसका उनका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होता है। हमने ये देखा कि बहुत सारे बच्चे जो कि CSS का एग्ज़ाम देना चाह रहे थे, उनको जब किताबें हमने मुहैया करके दी, वो तमाम सारी किताबें तो जो हैं वो नेट पे अवेलेबल नहीं हैं, तो जब उनको हमने ये मुहैया करके दी तो आप इस बात पे हैरान होंगे कि पिछले 5-6 साल में मुझे नहीं पता कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने किताबें एक्चुअली पढ़ के, रियल बुक्स जो पब्लिश्ड बुक्स हैं उनको पढ़ के कितने CSS के इम्तहान पास किए, कितने बच्चों ने वहाँ बैठ के इन किताबों से इस्तेफादा करके अपने रिसर्च के थीसिस लिखे हैं, अपने PhD के थीसिस लिखे हैं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत सारा मटेरियल जो है इंटरनेट पे और आपके लैपटॉप पे या आपके सेल फोन के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट जो है एक टेक्स्ट बुक या एक किताब या एक नावल या एक हिस्ट्री बुक को पढ़ के होता है,
या एक बच्चे का जिसका जहन अभी इस कदर मैच्योर नहीं हुआ कि वो नेट पे जाए या अपने सेल फोन के ऊपर से सारी पढ़ाई कर सके, जो उसका कॉन्सेप्ट एक किताब को सामने रख के पढ़ने से बनता है, उसके दिमाग की नशोनुमा उससे बहुत बेहतर होती है। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। लास्ट में जल्दी से कमेंट कीजिए। एक तो ये चीज़ कि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ रक्शाज है, एक रक्शे पे मैक्सिमम कितनी लागत आती है, और अगर कोई भी शख्स जो कि इस वक्त हमें देख रहा है हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो बुक्स डोनेट करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि मैं भी अपना हिस्सा डालूं कि इस रक्शे में मेरी भी किताबें मौजूद हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अपनी पुरानी किताबें संभाल के रखते हैं। अगर कोई भी अपनी किताबें देना चाह रहा है, वो राब्ता कैसे कर सकता है, कैसे इस कार्य खैर का हिस्सा बन सकता है? जी, एक तो यह है कि हमने जब ये लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट शुरू किया तो हमने लोगों से कहा कि उनके घर में कोई पुरानी किताबें हैं, और आप हैरान होंगे कि ऐसी किताबें जो 200, 300 साल पुरानी थी, लोगों के घरों में पड़ी थी, वो उन्होंने हमारी लाइब्रेरी को डोनेट की हैं और उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। कोई भी साहब जो किताब डोनेट करना चाहें, हमारी वेबसाइट है, उस पर हमारे से रब्ता करें, हम खुद जाके उनसे किताबें या कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ उसका एक मैकेनिज़्म है। जो आपने रिक्शे की लागत की बात की है, अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने रिसोर्सेज से जहाँ तक हो सकता है अगले 2 साल के अंदर अंदर कम से कम 30-40 इस तरह के रिक्शाज जो हैं वो मोबाइल लाइब्रेरीज जो उनको बना सकूं। लेकिन अगर कोई इस काम में हमारा साथ देना चाहता है तो एक रिक्शे की और पूरी लाइब्रेरी की लागत तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए तक आती है। अगर वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो हम इस बहुत खुश दिली से इसको कबूल करेंगे, क्योंकि ये किसी की ज़ात का मामला नहीं है, ये हमारे बच्चों का, हमारी कौम का मामला है। इसमें जो शख्स भी हिस्सा डालना चाहे हम उसको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छा आपने ये इनिशिएटिव, और उम्मीद और दुआ हम यही करते हैं कि आप इसी तरह लोगों में इल्म दोस्ती और किताब दोस्ती को परवान चढ़ाते रहें। की दुनिया से कुछ पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि फुटवेयर की सनत जो है यहाँ फ़रोग़ पा रही है। इसमें सरमायाकार भी आ रहे हैं, रोज़गार के मौके भी पैदा हो रहे हैं। इस वक्त फुटवेयर इंडस्ट्री बिला वास्ता तौर पे तकरीबन 5 लाख अफराद को रोज़गार फराहम कर रही है, और शायद सनत का ये वाहिद शोबा है जिसने 3 साल में अपने दरामदी हिस्से में ज़बरदस्त कमी की है। इस वक्त तकरीबन $130 मिलियन यानी 16 मिलियन जोड़े पर खड़ी है। 2025 से चीन को बरामदात शुरू होने का इम्कान है, लेकिन कुछ रुकावटें हैं। फुटवेयर की सनत को फ़रोग़ देने में क्या है ये रुकावटें, ये हम जानते हैं जाहिद हुसैन साहब से, जो पाकिस्तान फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन है। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि ऑलरेडी बड़ा ज़बरदस्त हम बूम देख रहे हैं, बट क्या रुकावटें आ रही हैं? हजम कितना है जूते की सनत का पाकिस्तान में? पाकिस्तान में इस वक्त जूते की सनत का हजम मेरे ख्याल में अंदाज़न 300 मिलियन है, यानी तकरीबन 30 करोड़ है। ज़ाहिर है ये हजम आबादी के लिहाज से हर साल कुछ बढ़ता भी जाता है, और पिछले 2-3 साल में तो इधर पाकिस्तान में जूते की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें इजाफ़ा भी हुआ है, और उसकी वजह से जूते की तरसील और उसकी अवेलेबिलिटी उसमें भी इजाफ़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल में तकरीबन इतना तो होगा। ठीक है। अच्छा जाहिद साहब, आपने 3 बरस में कितने फीसद लोकल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा किया, और ये भी हम जानना चाहेंगे कि इस प्रोडक्शन के बायस इंपोर्ट में कितनी कमी हुई है? पाकिस्तान में जूते की मैन्युफैक्चरिंग में तकरीबन 3-3.5 साल पहले एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड आया, एक बहुत ही पॉजिटिव टर्न आया, और ये हुआ कि जैसे जैसे इंपोर्ट महंगी होती गई, इधर के सनतकारों ने, इधर के एंटरप्रेन्योर्स ने जूते की सनत में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। तकरीबन 3 साल पहले, 3-3.5 साल पहले पाकिस्तान में को 28 मिलियन पेयर्स इंपोर्ट होते थे। अब आखिरी जो आदाद शुमार हमारे पास आए हैं उसके मुताबिक अब सिर्फ 1.6 मिलियन पेयर्स इंपोर्ट हो रहे हैं। इसमें जो पाकिस्तानी सनतकार हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्होंने बहुत जोश से और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इस सनत में इन्वेस्टमेंट किए, और इसका
बल्कि कुछ से ज़्यादा जो इसमें हिस्सा है कामयाबी में वो हुकूमत का है। हुकूमत ने रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट मटेरियल्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम कर दी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग वाले जो जूते थे वो ना सिर्फ कंपेटिटिव हो गए, उनके लिए मटेरियल्स आसानी से मिलना शुरू हो गए और पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स ने नई फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ाया है। तो करके तो इधर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बेहतरीन हुई है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पिछले 3 साल में अगर किसी सनत में बेहतरीन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हुई है तो वो जूते की सनत में हुई है। जाहिद साहब, 2027 तक $1 अरब के एक्सपोर्ट का प्लान है, कैसे होगा? पाकिस्तान जूते की सबसे बड़ी मार्केट जो है पाकिस्तान में वो कौन सी है? अब 2027 तक $1 बिलियन कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। दरअसल 2016 में चाइना ने तो ये अनाउंस कर दिया था कि वो सनसेट इंडस्ट्री से 2025 तक निकल जाएंगे। पाकिस्तान के लिए एक वंस इन अ सेंचुरी वाला मौका है, एक बहुत ही सुनहरी मौका है कि जो मैन्युफैक्चरिंग चाइना में कम होती जा रही है और जो होती जाएगी उसको पाकिस्तान पिक करे। पाकिस्तान में जो मैन पावर है उसकी तो कमी नहीं है, पाकिस्तान में जो मैनेजर्स हैं जो अच्छा मैनेज कर सकते हैं उनकी भी कमी नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो बिज़नेस वाले लोग हैं वो अब इसमें आना भी शुरू हो गए और मज़ीद भी आएंगे और एक्सपोर्ट जो है $1 बिलियन तो होनी ही चाहिए। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा भी हो जाएगी। जो मंडी है दुनिया में 2 बहुत बड़े ब्लॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, एक यूरोपियन यूनियन है और एक नॉर्दर्न अमेरिका है, पर एक तीसरा ब्लॉक भी आएगा और वो आना शुरू हो भी गया है, वो है चाइना। ऑलरेडी पिछले साल में चाइना जूतों के लिए दुनिया का 10वां बड़ा इंपोर्टर बन गया है। मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले सालों में उसकी इंपोर्ट बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कम होती जाएगी वैसे वैसे उसकी इंपोर्ट भी बढ़ेंगी और पाकिस्तान के लिए ये एक बेहतरीन मौका है एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का। सही। अच्छा सर, इंटरनेशनल मार्केट को अगर हम देखें, कम्पीट करने के लिए हमें एक अच्छे अमले की भी ज़रूरत है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि हम इस वक्त फेस भी कर रहे हैं। सो आपको क्या लगता है कि फुटवेयर इंडस्ट्री को माहिर अफरादी कुव्वत फराहम करने के लिए कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको लेने की अब ज़रूरत है ताकि इंटरनेशनली हम जो हैं चीज़ों को अच्छे तरीके से फेस कर सकें? पाकिस्तान में क्योंकि ये इंडस्ट्री अभी एक्सपोर्ट के लिए तो इतनी बड़ी नहीं है और तकरीबन कोई $130 मिलियन की पिछले साल में एक्सपोर्ट थी, इसके लिए तकनीकी माहिरीन तो बाहर से भी अवेलेबल हैं, वो आ भी जाते हैं और उसके साथ ही पाकिस्तान में भी जो टेक्निकल एजुकेशन है इसके लिए वो भी अवेलेबल है। हमारी आज भी मुलाकात हुई अली सलमान साहब से जो चेयरमैन टेफ्टा हैं और उन्होंने बताया कि वो इसमें फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए मज़ीद मुआवनत करेंगे और उन्होंने बड़ा हमारा हौसला अफजाई की और उन्होंने कहा कि वो वसाइल टेफ्टा के जो हैं वो इधर हमें जो मिड लेवल से नीचे स्पेशली जो वर्कर्स और इस लेवल के जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के लोग चाहिए उसमें हमारे लिए वो लोग ट्रेन भी करेंगे और उसमें हमारी मुआवनत भी करेंगे। बाकी मेरे ख्याल में जैसे टेक्निकल की रिक्वायरमेंट होगी तो इटली से भी मिल जाएंगे, जर्मनी से भी मिल जाएंगे और मेरा अंदाज़ा है कि अब तो चाइना से भी टेक्निकल लोग हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मैं समझता हूँ लोग हमें मिल जाएंगे। बहुत जाहिद हुसैन साहब, आप जो फुटवेयर इंडस्ट्री है पाकिस्तान की उसके हवाले से हमें बता रहे थे, क्योंकि मैं अब हमारा जो असल टारगेट है ना वो एक कंज्यूमर मार्केट से इसको एक एक्सपोर्ट मार्केट में ले जाना है। बिकॉज अभी की सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान अगर फुटवेयर के हिसाब से बात की जाए तो 7th लार्जेस्ट कंज्यूमर है फुटवेयर का, जो कि ग्लोबल कंजम्पशन का 2.2% है। इट्स ह्यूज। और अगर साल 2010 की बात करें तो पाकिस्तान ने $92 मिलियन की एक्सपोर्ट की, जो कि अगले 10 साल में 135 मिलियन 2019 तक हुई है।
है, जिसमें आप देख लें कि लगभग 45-46% ग्रोथ रेट है, लेकिन अब इसको एक बड़े स्टेज और बड़े लेवल पे लेके जाना है, सो दैट ना सिर्फ ये कि हमारी अपनी इंडस्ट्री बेहतर हो, बल्कि इससे हम ज़र मुबादला भी कमा सके और मुल्क की मईशत का एक अच्छा सेगमेंट जो है वो फुटवेयर इंडस्ट्री से हम उसको बेहतर कर सकें। रोमांटिका की बात करते हैं, जिसके बारे में हर किसी को अब शौक चढ़ चुका है कि अंदर से देखना ये इटालियन क्रूज है कैसा। लेकिन एक अच्छी खबर ये नहीं है कि इस क्रूज की जो रंगीनियां हैं वो ज़्यादा देर तक अब बरकरार नहीं रहेंगी। इस जहाज़ के अंदर की रंगीनियां जो हैं वो ज़्यादा देर तक कायम क्यों नहीं रहेंगी, क्योंकि शायद कोई कंस्ट्रक्शन या फंड्स का इशू है। कोस्टा रोमांटिका के अंदर की लग्जरी सहूलियात और इसका आगे का फ्यूचर क्या डिसाइड हुआ है, ये हमें बताएंगे रिजवान आलम अपनी रिपोर्ट में। न्यू कोस्टा रोमांटिका अपने नाम की तरह रोमांटिक, ऐसा पुरतायुश क्रूज कि जिसमें कयाम और सफर के लिए लोग ख्वाब देखते हैं। बनने के 29 साल बाद और दुनिया भर के अनगिनत साहिलों से हमकिनार हो जाने के बावजूद भी इसका शिको और जमाल बरकरार है। इस वक्त भी जब ये टूटने के लिए शिप ब्रेकिंग यार्ड पर आ लगा है, ऐसे जहाज अपने बनाने वाले की विजन की ताबीर और इसके ज़ौक़ के आईनेदार होते हैं। इस क्रूज शिप को देखने के लिए कराची की आवाम जो है जोक दर जोक आ रही है, लेकिन उनको इसका मौका नहीं दिया जा रहा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हम आपको बताएंगे इस क्रूज शिप में क्या क्या है और ये कितना खूबसूरत है, कितना जदीद है और इसके अंदर क्या क्या सहूलियात मौजूद है। आइए आपको क्रूज शिप की सैर करवाते हैं। इस लग्जरी जहाज का एक एक कोना इटालियन तख्लीककारों के ज़ौक़ जमाल का आईनेदार है। 292 मीटर तवील और 60 मीटर बुलंद इस क्रूज पर 920 अफराद पर मुश्तमिल अमला तैनात था, जो हम वक्त इन अमीर तरीन मुसाफिरों की खिदमत के लिए मसरूफ़ रहता था, जो अपनी छुट्टियाँ ख्वाबनाक अंदाज में गुजारने के लिए कोस्टा रोमांटिका का इंतखाब करते थे। इस जहाज में 14 मंजिलें और 12 अर्शे हैं। आने जाने के लिए 5 लिफ्टें नस्ब हैं। 1.5 किलोमीटर तवील ये जहाज गडानी के साहिल पर कटने, टूटने और बिकने के लिए लग चुका है। ये जहाज का सबसे ऊपरी हिस्सा है, ये सबसे ऊपर वाला डेक है। इसमें 14 मंजिलों वाला इस जहाज में हम इस वक्त 12वीं मंजिल पे खड़े हैं और इससे ऊपर 13वीं मंजिल है, लेकिन इसमें 13वीं मंजिल नहीं है, इसको 14वीं मंजिल करार दिया गया है, क्योंकि 13वीं मंजिल जो है वो यूरोप और अमेरिका में अमूमन नहीं हुआ करती। जगह जगह मुसव्वरी के फनपारे और मुजस्मा साजी के शाहकार वाजे कर देते हैं कि इस जहाज का ताल्लुक यकीनी तौर पर इटली से है। कॉरिडोर्स हों या लग्जरी सूट्स, इनमें मौजूद फर्नीचर हर चीज में आसाइश और खूबसूरती को यकजा किया गया है। जहाज के मुसाफिरों के लिए स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थिएटर, जिकोजी, स्पा मौजूद है। मुसाफिरों को दुनिया भर के बेहतरीन खाने फराहम करने के लिए इस क्रूज में 5 रेस्टोरेंट्स और डाइनिंग हॉल मौजूद है। इटालियन क्रूज शिप में मौजूद इस मेन रेस्टोरेंट में लगी ये सैकड़ों कुर्सियां और मेज़ें ये बता रही हैं कि यहाँ पर एक वक्त में सैकड़ों अफराद खाना खाते हों। और जब मुसलसल इटालियन और कॉन्टिनेंटल खाने को मिले तो फिटनेस के मसाइल तो पैदा हो सकते हैं, मगर कोस्टा रोमांटिका में इसका इंतजाम भी मौजूद है। क्रूज शिप में फ्लोटिंग जिम भी मौजूद है, जिसमें फिटनेस की बेहतरीन मशीनें और सहूलियात मौजूद है। शहरी दूर दूर से इस क्रूज को देखने के लिए आ रहे हैं और इसके अंदर की आसाइशों को देखकर हैरान हो रहे हैं। पूरा तो नहीं देख सके, बहरहाल शॉर्ट में देखा, काफ़ी देख लिया, तो अच्छा शिप है, हर चीज़ बहुत अच्छी है इसमें। आप खुद देखें तो हैरान हो जाए। मेरे ख्याल शायद ऐसा ही पाकिस्तान में कोई होटल हो जैसा इसमें है। कोस्टा रोमांटिका नील गो समंदर में अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ मौजूद है, मगर इसे खरीद कर गडानी लाने वालों को इससे कोई गर्ज नहीं है। हमने स्क्रैप पर्पस के लिए खरीदा है, ठीक है, स्क्रैप पर्पस के लिए ही ये पाकिस्तान आया है, तो ये स्क्रैप ही होगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे या फ्लोटिंग शिप या इससे फेरी वगैरह, ऐसी कोई भी हमारे तरफ से कोई भी ऐसा कोई नहीं था। कहते हैं कि हीरे की कदर जोहरी ही जानता है, इसलिए इस जहाज में मौजूद सामान को हासिल करने के लिए खरीदार गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पहुंच रहे हैं। क्रूज कोस्टा लाइन जो बहुत मशहूर है मेडिटेरेनियन के अंदर, इटालियंस और मेडिटेरेनियन में ज़्यादा चलती है। मैं हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से ताल्लुक़ रखता हूँ, टूरिज़्म और एविएशन,
और जहाँ टूरिज्म की बात आती है तो वहाँ इंटरेस्ट हो जाता है। और जब मैंने इसके बारे में न्यूज़ सुनी कि देयर इज़ अ क्रूज शिप फर्स्ट टाइम कमिंग टू कराची, तो उस वजह से फिर मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ। आई थिंक लॉट ऑफ फर्नीचर इज़ देयर विच इज़ गुड फॉर रेस्टोरेंट्स या हॉस्पिटल होटल्स वगैरह के लिए, प्लस जिम है काफ़ी बड़ा माशाल्लाह, तो दैट इज़ समथिंग उसकी वैल्यू है। एंड प्लस फिक्सचर्स इन द रूम्स, बेडरूम्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अच्छी कंडीशन में हैं, उनको आप स्क्रैप नहीं समझ सकते, दे आर वेरी गुड कंडीशन, सो यू कैन प्रोबेबली यूज़ इट। गडानी आने वाले हर जहाज की तरह कोस्टा रोमांटिका को भी इसी अंजाम से दो चार होना है जो गडानी पहुंचने वाले हर जहाज का मुकद्दर होता है। कैमरामैन जिशान अली के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, शिप ब्रेकिंग यार्ड, गडानी, बलूचिस्तान। ज़बरदस्त, इतना खूबसूरत और इतना बड़ा जहाज़, और फिर बदकिस्मती फैसल ये कि आप इसे अंदर से देख नहीं सकते, और जब आपको पता चला कि अच्छा इसकी किस्मत क्या है तो ज़्यादा अफसोस होता है। लेकिन खैर कोई नहीं, हमने तो मुझे लगता है शायद पैकेज में देख के ही एंजॉय कर लिया। रिजवान खुशकिस्मत मुझे लगता रहे हैं जिनको अंदर तक जाने का मौका मिला है। हाँ। अच्छा फैसल, अगर आपको कभी इस तरह के क्रूज पर सफ़र करने का मौका मिले और जाने का कहीं पर भी मौका मिले और आपको पता हो कि यार इतनी अंदर ज़बरदस्त चीज़ें हैं, कहाँ का सफ़र करना पसंद करेंगे? कागज की कश्ती जो आपने बना दी है ना, ये बह जाएगी। मैं यही कह रहा था आपसे कि वो ना इतने महंगे क्रूज, एक तो आया बेचारा वो कह रहा है स्क्रैप के लिए आया, स्क्रैप ही होगा, ये स्क्रैप ही होगा। मैंने सोचा कि पता नहीं मुझे कब मौका मिले जिंदगी में, वो भी इतने महंगे। अच्छा ये सिर्फ इन्होंने बताया है ना हमारे नुमाइंदे ने, उन्होंने ये नहीं बताया कि इसका टिकट कितना होगा, यहाँ कॉस्ट कितनी आएगी। अमीरों के शौक है महक असलम, ये आप लोगों के शौक है, हम तो बस कागज की कश्ती, बारिश का पानी, खत्म बात। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अब जरा जनाब अली हम ये कहना चाहेंगे लोगों से कि जब भी इस तरह की चीज़ें आती हैं तो ज़रूर उसको देखने जाएं, लेकिन ये ना करें कि वहाँ अपनी सेहत का जो है ख्याल ना रखें और पानी में चले जाएं। जैसे कि हमारे नुमाइंदे जा रहे थे कि आइए मैं आपको दिखाता हूँ, वो जाने लगे थे पानी की तरफ। ठीक है, सफाई का भी ख्याल रखें, सफाई का भी ख्याल रखें, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने कहा ना कि जो लोग नहीं देख सके वो क्या करें, वो थोड़ा सा इंतजार कर लें, थोड़ा सा इंतजार करें। पुर्जा अलग होके सब मार्केट में आया होगा यहाँ कराची में, पुर्जा अलग होके वो सब आपको मिल रहा होगा। कुछ खेल की बात करते हैं, और खेल भी वो कि जो हो ई स्पोर्ट्स, और जिक्र करेंगे पाकिस्तानी नौजवान की जीत का। फिजिकल खेल नहीं था ये मुकाबला था दिमाग का, और इसमें हमारे जो खिलाड़ी हैं वो बड़ा ज़बरदस्त करते जा रहे हैं। फ्लोरिडा वीडियो गेम्स के आलमी प्लेटफॉर्म पर अरसलान ऐश ने पाकिस्तान का सिक्का जमा दिया है। अरसलान ने CO 2021 चैंपियनशिप में टेकन 7 गेम के फाइनल में अमरीकी हरीफ को शिकस्त देकर पहली पोजीशन हासिल की। अरसलान का जो मुकाबला था अमेरिका के बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ियों से था, और ई स्पोर्ट्स टॉक का कहना है कि अरसलान ने एक भी गेम हारे बगैर मैच में कामयाबी हासिल की। अरसलान ऐश इससे पहले 2019 में प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड समेत 3 आला ई स्पोर्ट्स अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। वैसे ई गेम्स की बात अगर करें महक, तो आपने खेले वीडियो गेम्स वगैरह इस तरह के? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है फैसल, ना मेरे मोबाइल में है ना मुझे खेला पसंद है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ ये वो मोबाइल वाले नहीं है, ये ई स्पोर्ट्स जो मतलब हम कंप्यूटर पे खेलते थे या जिस तरीके से अब आप देखें कि मुझे गेम से बिल्कुल लगाव नहीं है, वो चाहे मोबाइल है या दूसरी है, मैं गेम से बहुत दूर हूँ। और हम ये अक्सर कहते हैं ना जब बच्चे छोटे होते हैं कि पता नहीं क्या हर वक्त खेलते रहते हैं, इनको क्या फ़ायदा होगा। लेकिन अरसलान एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल सेट की है, स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जो कि हमें लगता है ओके मौजूद है। तो चले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अरसलान अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक बार फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, आप हमारा जो पाकिस्तान का नाम है वो ई स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत ज़्यादा ऊंचा करते जा रहे हैं। 2019 में भी आपने इसी तरीके से पाकिस्तान को फतह दिलवाई। मुझे बताइएगा पहले तो अपना ये वाला जो फ्लोरिडा गेम्स थे इसकी जर्नी कैसी रही, यू बीन अनबीटन, और किन किन को आपने हराया ज़रा बताएं। जर्नी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो जर्नी मेरी थोड़ी मुश्किल थी क्योंकि पहले मैंने वीज़ा अप्लाई किया था तो मेरा वीज़ा नहीं लगा था, क्योंकि एक दो टिकट और टूर्नामेंट था उसके अंदर अमेरिका के अंदर, उसके लिए जाना था तो वहाँ नहीं जा सका। फिर अचानक ही मेरा उन्होंने अप्रूव कर दिया वीज़ा, तो 5 साल का मेरा माशाल्लाह वीज़ा लगा USA का।
तो यूएसए, और ये इसलिए भी अच्छा है क्योंकि यूएसए अभी पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे काफ़ी टूर्नामेंट्स होते हैं, तो मैं बार बार जा सकता हूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता हूँ। और इस टूर्नामेंट ये साल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था और इसके अंदर दुनिया से बहुत हर दुनिया के कोने से प्लेयर आए हुए थे। 500 प्लस लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जीत किया था। ज़बरदस्त। अच्छा, आप कह रहे हैं 500 प्लस लोग थे यहाँ पर और इन लोगों का आपने मुकाबला किया, तो कोई एक पॉइंट जहाँ पर आपको लग रहा था कि लूज कर जाऊंगा मैं और शायद जीत मेरे मुकद्दर में नहीं होगी, कोई तो एक ऐसा पॉइंट आता ना, बिकॉज जब 500 लोगों के साथ मुकाबला हो तो कहीं ना कहीं घबराहट तो होती है। जी जी, एक ग्रैंड फाइनल के अंदर ही पॉइंट आया था जब एनाकिन जो कि यूएस का टॉप प्लेयर था, अमेरिका का अटलांटा का, तो उसने मुझे 2 कॉइन्स मार दिए थे और जब बात आ गई थी फाइनल कॉइन के ऊपर, तो वहाँ पे एक वक्त मुझे फील आई थी कि यार शायद मैं हार सकता हूँ, और वो ही था एक मोमेंट, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि नहीं हारा मैं। यार अरसलान, मुझे ये बात बताएं कि आप जब 2019 में जीते थे, ऑब्वियसली उससे पहले भी हमारे बड़े गेमर्स थे ना जो कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जीत रहे थे, बट वर्ल्ड लेवल पे आपने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। मैं चाहूँगा ज़रा देखने वालों को ये मैसेज दें कि ये जो हम ई स्पोर्ट्स है, ये कोई टाइम का ज़या नहीं है, इसको जो है ना आप वक्त ज़ाया नहीं कर रहे होते, बल्कि ई स्पोर्ट्स ना सिर्फ ये कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती जा रही है, बड़ी ज़बरदस्त इकॉनमी के लिए बड़ी ज़बरदस्त है, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है मुल्क की इकॉनमी को, और लोगों का रुझान इस तरफ मबजूल कराने के लिए, लोगों को इस तरफ इंक्लाइन करने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी यूथ को और अपने लोगों को? मैं हमेशा ये मैसेज देता हूँ कि ये बिल्कुल भी टाइम का ज़िया नहीं है और इसको आप ऐसा कैरियर भी ले सकते हैं, ना कि सिर्फ ऐसा प्रो प्लेयर जिस तरह कि मैं हूँ। मैं ऐसा प्रो प्लेयर खेलता हूँ जाके, प्रोफेशनल प्लेयर पाकिस्तान जॉर्डन की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी, तो ना इसकी $1 बिलियन इंडस्ट्री है, यहाँ पे दुनिया हज़ारों पैसा कमा रही है। जापान और कोरिया के अंदर और यूएसए के अंदर और यूरोप के अंदर भी लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, और ना कि सिर्फ कंपनीज बल्कि हम जैसे लोग भी, क्योंकि आप गेमिंग से आप स्ट्रीमर बन सकते हैं, आप कमेंटेटर बन सकते हैं, आप कास्टर बन सकते हैं, आप गेमर बन सकते हैं। एक फील्ड है, इसके अंदर बहुत सी जॉब्स हैं जो कि आपको चूज़ करनी पड़ेगी कि आप किस चीज़ के अंदर अच्छे हैं, और बहुत ज़्यादा लोग आजकल पैसा कमा रहे हैं। यूट्यूब से बहुत पैसा कमाया जा रहा है, ट्विच से, इस तरह के 1000 प्लेटफॉर्म्स हैं। आप घर बैठे बैठे बहुत से अर्न कर सकते हैं चीज़ें, और ये बिल्कुल भी टाइम का ज़िया नहीं है, लेकिन अगर आपका गोल होना चाहिए, आपका पैशन होना चाहिए उस तरफ, तब भी ये चीज़ फ़ायदा देती है। थैंक यू सो मच। अरसलान मौजूद था हमारे साथ और एक बार फिर मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन किया। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।